मॉर्निंग सर, यस सर, आवाज आ रही है। बाकी बच्चे आ गए सारे? नो सर, नॉट येट। अभी तो कोई वॉइस इशू नहीं होगा ना? क्लियर है ना टोटल? यस सर। अच्छा बेटा देखो, अब ना हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 3। ठीक है, 2 मैंने रोक दिया है क्योंकि 3 आसान भी और जल्दी हो जाएगी, इसने पहले 3 करा है। ठीक है, तो जो यूनिट 3 है ना वो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, थोड़ी थियोरेटिकल है लेकिन ईजी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़नी है बस। तो पहली टर्म आती है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ बेटा, किसी को भी डाउट हो ना हैंड रेस कर देना। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है, यूनिट में पढ़ना क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अलग अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के अंदर हम लोग लगाते हैं जिससे हम लोग उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बेसिकली वो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा सेकेंडरी। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी हम लोग जो मेजर करते हैं वो किसकी फॉर्म में होगा, वो इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर की फॉर्म में होगा। मतलब जिस डिवाइस में हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, उस डिवाइस के थ्रू हम उसको मेजर करेंगे, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कब होते हैं, अब जैसे कोई डिवाइस है तो वो डिवाइस नहीं करेगी उसको मेजर, हम क्या करेंगे उसके साथ में एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को करंट मेजर करना है या वोल्टेज मेजर करनी है, हम लोग क्या करते हैं सर्किट के साथ में क्या लगाते हैं, एमएम लगाते हैं। अगर करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करनी है तो एक साथ में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो ये सब क्या हो गए, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा सेकेंडरी। एब्सोल्यूट कौन से हो गए, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड कैसे, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर ओनली, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से। ठीक है, अच्छा, तो जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो बहुत कम यूज होते हैं। क्यों कम यूज होते हैं, क्योंकि हर एक टाइम पे वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो अलग अलग वैल्यू देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर। अब कोई मैं डिवाइस जनरेटर बनाया मैंने, अब जनरेटर में बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है ना, कि उसमें हम लोगों ने इस टाइम डीजल कितना था, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, लोड कितना है, तो इस बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो कहता है इसलिए इसको ना कम यूज करते हैं। क्यों कम यूज करते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है टेंजेंट गैल्वोमीटर, जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। सेकंड होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग डायरेक्टली मेजर करते हैं। जैसे कोई भी एक सर्किट डायग्राम था, ये रेजिस्टेंस लगा लो, ये कोई भी एक सर्किट डायग्राम है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एमीटर या वोल्टमीटर लगा दिया और हमने इसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हर एक बार हमें एक ही वैल्यू मिलती है। अगर रेजिस्टेंस 5 है, वोल्टेज भी 5 है, तो करंट हर बार फिक्स मिलेगा हमें, V इक्वल टू आई आर 1 एम्पियर फिक्स मिलेगा ना, तो करंट की वैल्यू बार बार वेरी नहीं होगी। तो बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं इन दोनों में, कौन से यूज करते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बेटा, अब जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो फर्दर चार टाइप से क्लासिफाई है। जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो चार टाइप का होता है, पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, देन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, देन इंटीग्रेटिंग, और लास्ट वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पहला होता था एब्सोल्यूट, दूसरा होता था सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी फर्दर चार टाइप में क्लासिफाई है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पहला ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो इंडिकेट से पता लग रहा है इंडिकेटर, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो इंडिकेट करके हमें बताते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें क्या होगा, या तो एक डायल होगा या एक पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर मूव करके वैल्यू की तरफ पॉइंट आउट कर देगा, वहां से हम उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम क्या करेंगे बार बार उस चीज को, जैसे मान लो हम क्या करें, हर एक 10 सेकंड के लिए रिकॉर्ड करेंगे। पहले 10 के लिए किया, फिर 10 से 20 के लिए किया सेकंड के लिए, फिर 20 से 30 सेकंड के लिए रिकॉर्ड किया, हर एक 10 सेकंड के लिए हमने बार बार इसको रिकॉर्ड करते हैं।
मतलब 7 सैंपल ले लिए हमने, 8 सैंपल ले लिए या फिर हमने 10 सैंपल्स ले लिए, तो बार बार हम लेंगे और उनकी फिर एवरेज वहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड होता है बेटा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या था रिकॉर्डिंग में, देखो जैसे हमने मान लो 50 तक ले रहे थे बेटा, 40 से 50 तक ले लिया था हमने, तो हमने अलग अलग इंटरवल पे लिया था। इंटीग्रेटिंग कब होता है? जब मैं 1 से लेके 50 सेकेंड तक डायरेक्ट एक ही वैल्यू लूँ, वो क्या हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग में समझ में आया? रिकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक 10 सेकंड पे अलग अलग ले रहे थे, और इंटीग्रेटिंग में हमने क्या किया, जो भी फिक्स क्लास इंटरवल कर दी, उस क्लास इंटरवल के अंदर हमने एक ही बार में सबका एक साथ ले लिया। जो लास्ट होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, अब जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट में हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, यही पढ़ना है हमें, यही हमारे काम का है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अब ध्यान से पढ़ना। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल, जब हम कोई वर्क करते हैं तो एबिलिटी टू डू वर्क। देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल नाम से पता लग रहा है हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? फोर्स। तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो फोर्स इंडिकेट करके बताएगी कि वो इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितनी। नाम से समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, ये फर्दर 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। ये फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई होते हैं। इसमें जो पहला होता है वो होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एक होता है हमारा कंट्रोलिंग फोर्स, एक होता है हमारा डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, अब कहते हैं डैम्पिंग फोर्स क्या होता है। सबसे पहले चलो डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होता है, पहले से स्टार्ट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होता है? तो कहता है कि कभी भी जब ऐसा हो कि कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो जो हमारा पॉइंटर होता है वो किस पे होता है? 0 पे। हमारा स्टार्टिंग में से मान लो ये एक पॉइंटर था, ये ऐसे कर साइकिल है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आता था अप टू 10। यहाँ पे पॉइंटर, तो पॉइंटर जब कोई करंट नहीं हो तो पॉइंटर क्या शो करेगा? 0 वैल्यू, व्हेन देयर इज नो इनपुट सिग्नल इन द इंस्ट्रूमेंट। अब हमें इसको डिफ्लेक्ट कराना है, मान लो वैल्यू को 5 पे लेके आना है, तो 5 यहाँ पे है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए। तो 5 को डिफ्लेक्शन पे लाने के लिए हमें इस जो पॉइंटर इसको क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। अब अगर किसी भी चीज को मूव करना है तो क्या चाहिए? फोर्स। क्या चाहिए बेटा? फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए। तो जो फोर्स रिक्वायरमेंट है टू मूव दिस पॉइंटर फ्रॉम वन प्लेस टू या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्ट, किसी भी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और जो सिस्टम बनेगा इसको बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये रहा, ये देखो बेटा, ये कोई भी हमने एक स्केल लिया था, ये हमारा पॉइंटर हो गया था। तो इस पॉइंटर को पहले इनिशियली कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा, ये हमारी वैल्यू क्या होगी? 0, यहाँ पे था। लेकिन हमने उसको मूव कराया, कितना मूव कराया? इतना। इसको मूव कराने के लिए जो फोर्स लगेगी उसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ठीक है बेटा, अच्छा। अब वो कहता है जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स आती है ना तो उस केस में क्या होता है? तो कहता है जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स आएगी ना तो उस केस में 2-3 चीजें यहाँ पे एड अप होती हैं। जैसे कि पहली मैग्नीट्यूड इफेक्ट, कि मैग्नीट्यूड का क्या फर्क पड़ेगा। तो ये कहता है कोई भी करंट है, ठीक है, जब हम उसे पास कराते हैं किसी भी कॉइल से, ये मैंने कॉइल ली, ठीक है बेटा, मैंने मान लिया आई करंट इसके अंदर से पास कर रहा था। ठीक है, तो जब भी हम करंट को पास कराते हैं किसी भी कॉइल के अंदर से तो वो क्या करता है? वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट क्रिएट करता है। वो क्या करेगा? ये एक इमेजिनरी, वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट क्रिएट करता है। जैसे मान लो करंट यहाँ फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा।
ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही करंट पास करता है किसी भी कॉइल के अंदर से, तो वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट वहां प्रोड्यूस कर देता है। तो जैसे जो सॉफ्ट आयरन पीस होता है, उसको जैसे हम लोग कॉइल के पास लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज। पढ़ा हुआ है ना हम सबने, ये 12th में पढ़ा हुआ फिजिक्स में। जैसे हम इसको उसके पास लेके आते हैं, क्या होना स्टार्ट हो जाता है, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो कितना मैग्नेटाइज होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट डायरेक्शन जो पोल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। और जब पोल प्रोड्यूस होंगे ना, उसी तरह से उसी टाइम क्या होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। किस किस के बीच में, कॉइल के बीच में और मैग्नेट के बीच में क्या बन जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए। हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा आगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। दो पढ़ने हैं जो पेपर में आते हैं, पहला PMMC परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा MI मूविंग आयरन। ये दोनों हमें डिटेल में पढ़ने हैं, पेपर में इन्हीं पे सवाल आएगा, इस पे और इस पे। तो ये कह रहा है बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया क्या होता था मैग्नेटिक इफेक्ट का, कि किसी भी एक कॉइल है, ये इस कॉइल से करंट जा रहा है I, देन ये हमारे यहाँ पे मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये कहता है जब भी किसी कॉइल से करंट पास होता है तो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट वहां पे प्रोड्यूस करता है। तो जैसे इसके पास हम कॉइल को जब उसके पास लेके जाते हैं तो वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देता है। और जब मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देगा तो कॉइल के बीच में, ये कॉइल थी और जो सॉफ्ट आयरन पीस, जो भी पीस हम इसके पास लेके आए, उसके बीच में यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, सेकंड सेकंड है हमारा फोर्स बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा, अब पहले वो इमेजिनरी क्रिएट कर रहा था, अब वो कहता है मैं परमानेंट मैग्नेट रख ही देता हूँ। मैंने एक मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ, और यहाँ मैंने कॉइल रख दी। ठीक है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है जब भी हम लोगों ने क्या किया, एक करंट कॉइल ली, उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया। वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रही है, इस मैग्नेट के कारण। तो जैसे मैं इस कॉइल को इसके पास लेके आया, करंट कॉइल को इस मैग्नेट के पास लेके आया जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो वहां पे क्या होगा, वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल, पहले वाला जो था वो क्या था बेटा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखना, ये क्या है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें वो एज्यूम करता था, एक अपने आप इमेजिनरी बार मैग्नेट बनाता था। इसमें हम लोग उसको परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कॉइल। अब वो कह रहा है अगर दो कॉइल है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे इसमें हमने मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है, देन ये हमने यहाँ पे एक सेकंड मान ली। ठीक है, इसमें से यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, I1 मान लो, I2 मान लो, कुछ मान लो, ये I2 मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो कहते हैं अगर कभी भी दो कॉइल हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, और उन दोनों के एक दूसरे के हम लोग जब पास में रखेंगे तो वहां पे क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जैसी फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां पे आएगी, तो अगर हम लोग एक कॉइल को मूव कर रहे हैं और एक को फिक्स कर देते हैं, हमने इस कॉइल को क्या करा है, मूवेबल कर दिया। ये इसको हम लोग आगे पीछे कभी पास कभी दूर लेके जा रहे हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, इस वाले कॉइल को हमने फिक्स कर दिया कि इसको मूव नहीं करना। ठीक है, तो एक को मूवेबल कर देते, एक को फिक्स कर देते। तो जो मूवेबल कॉइल होती है, जैसे जैसे उसको दूर लेके जाएंगे, तो जैसे में रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगी, देखो इन दोनों में क्या क्रिएट होगी, रिपल्शन फोर्स। जैसे रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगी ना, तो ये जो मूव कॉइल होगी, जो मूवेबल थी, वो अपने आप उससे कहाँ जाती रहेगी, अब अपने आप उससे दूर जाती रहेगी। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट था वो था बेटा मूविंग कोइल, दूसरा आया था, सॉरी, जो पहला था इंस्ट्रूमेंट था वो था हमारा मूविंग आयरन, दूसरा आया मूविंग कोइल, तीसरा आया इलेक्ट्रोडायनामिटर टाइप। ठीक है बेटा, फिर तीन आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारी फोर्स आती है वो हमारी आती है कंट्रोलिंग फोर्स। पहली थी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सेकंड जो फोर्स आती है वो आती है कंट्रोलिंग फोर्स। अब कंट्रोलिंग फोर्स क्या होती है, ये कहता है कोई भी पॉइंटर होता है वो एक वैल्यू को डिफाइन करने के लिए पॉइंट आउट कर देता है। तो कहता है जो पॉइंटर होता है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे मान लो पॉइंटर ये यहाँ पे ले लो, जैसे ये 2 वैल्यू थी,
तो पॉइंटर क्या वैल्यू शो कर रहा है, 2 वैल्यू, तो एक कांस्टेंट वैल्यू शो करता है। तो कहता है एक फोर्स जो होता है ना वो नेसेसरी है वहां पे कि वो एक्ट करे अपोजिट डायरेक्शन, ताकि वो इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स को ओबे होने दे, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को वर्क करने दे, उसके लिए हमें एक फोर्स की वहां जरूरत होती है। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब ये है बेटा, ये 0 पे थी ना, अब ये यहाँ पे आके यहाँ रुक गई सुई अपने आप, यहाँ पे अभी ये हमारा पॉइंटर यहाँ रुका हुआ है, तो कहते हैं अपने आप कैसे रुक गया ये, तो इसको ना हम लोग कंट्रोलिंग फोर्स से कंट्रोल किया जाता है कि ये 2 पे ही रुके, नहीं तो ये अगर मान लो 2 पे नहीं रुकेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा ऐसे, मान लो ये 2 है, ये 1 था, ये 3 था, तो क्या करेगा इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो उस फ्लक्चुएट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो फ्लक्चुएट ना करे, तो उस फ्लक्चुएट को कंट्रोल करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ साथ वहां पे एक दूसरी फोर्स भी लगती है जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है बेटा, अब कंट्रोलिंग फोर्स क्या होती है, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें फोर्स प्रोड्यूस हो रही है टू कंट्रोल इट, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम। तो जैसे कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल जो हम लोग मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो जो पॉइंटर होता है वो रिटर्न बैक टू द जीरो। जैसे एक सर्किट डायग्राम से कनेक्टेड था मान लो ये, जैसे मैंने इसको हटाया फिर दोबारा कहाँ आ जाएगा, पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा ना दोबारा। तो कहता है ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पे कंट्रोलिंग फोर्स है, अगर कंट्रोलिंग फोर्स नहीं होगी ना तो जैसे मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा तब भी वो पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, 2 पे, वो 0 के ऊपर नहीं आएगा। इतना समझ में आया बेटा। अच्छा, अब इसकी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि जो भी हमारी डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी वो हमेशा बराबर होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होगी किसके, कंट्रोलिंग टॉर्क। इसी कंडीशन पे ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करता है। ठीक है बेटा, अब जो कंट्रोलिंग फोर्स होती है ना वो होती है स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, अब जैसे दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो डायग्राम, देखो इस डायग्राम में क्या है, ये हमारा पॉइंटर है, ये हमने एक स्केल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पाइवट क्या होता है उसका बेस। ठीक है, यहाँ पे हमने T2 T1 दो हेयर स्प्रिंग ले ली। ठीक है, ये हमारा बेरिंग है जहाँ से जुड़ा होता है कनेक्शन, ये हमारा बैलेंस वेट है, ये हमारा इसको कहते हैं स्पिंडल। ठीक है, तो कहते हैं देखो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, कहता है हमने क्या किया, दो स्प्रिंग को ना अटैच कर दिया स्पिंडल के साथ, अटैच कर दिया, ये यहाँ पे देखो ये पहला, ये दूसरा, दो स्प्रिंग को हमने अटैच कर दिया स्पिंडल के साथ। जब दो स्पिंडल अटैच किया तो स्पिंडल जो होता है ना वो ज्वेलड बेरिंग के साथ कनेक्टेड होता है, ताकि उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना पाइवट के बीच में और स्पिंडल के बीच में मिनिमम रहे। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमम। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो जो दो स्प्रिंग्स होते थे ना उनको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो स्प्रिंग और जो स्प्रिंग होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा, याद रखना, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के। किसके बने होते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करता है रोटेशन ऑफ स्पिंडल के कारण। जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो वो करंट जैसे फ्लो करता है, स्पिंडल जो होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो स्पिंडल जब रोटेट करना स्टार्ट करता है, जो स्प्रिंग अटैच होता है स्पिंडल के साथ, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो टॉर्क किसके प्रोड्यूस होगी, तो जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है थीटा की। थीटा क्या हो गया, एंगल, जिस एंगल से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे जो थीटा होता है, जो एंगल होता है और जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के। जितनी ज्यादा रोटेशन होगी उतना ज्यादा पॉइंटर मूव करेगा, जितना ज्यादा करंट, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें एक चीज समझने की है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा रोटेशन होगी, तो उतना ज्यादा एंगल चेंज होगा, जितना एंगल ज्यादा चेंज होगा पॉइंटर उतना ज्यादा हमारा मूव करेगा। इसे कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है बेटा। तो जो थर्ड था हमारा, पहली थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है बेटा, दूसरी थी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, दूसरी थी हमारी कंट्रोलिंग फोर्स, और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा डैम्पिंग फोर्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं डैम्पिंग फोर्स। ठीक है बेटा, डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, कहता है अब हमने पढ़ा कि डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है और एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। दो टॉर्क होते हैं, एक होता है टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क, एक होता है टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो सिस्टम से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब उसके अंदर क्या होता है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या होता है बेटा,
इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो देखो अब ये कहता है, तो इनर्शिया के कारण, इनर्शिया सिस्टम के अंदर होता है, उसके कारण क्या होता है, जो पॉइंटर होता है वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, फाइनल स्टेडी पोजीशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जीरो पे आने से पहले वो पॉइंटर धीरे 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 मूव करना स्टार्ट करता है। तो जो टाइम रिक्वायर लगा उस मेजर करने के लिए, वो डैम्प आउट हो जाता है ऑसिलेशन से क्विकली। तो उसके लिए हमें ना वहाँ पे डैम्पिंग फोर्स की जरूरत है, ताकि हम लोग मेजर कर सके उसे एक्चुअल टाइम कितना लगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 0, तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये दोबारा किस पे आएगा, 0 पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको जो टाइम लगा, अगर उस टाइम को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डैम्पिंग फोर्स, ताकि ये स्लोली स्लोली 0 तक आए। एकदम से 0 पे आएगा तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो जो डैम्पिंग फोर्स होती है ना वो 3 टाइप की होती है। जो हमारी डैम्पिंग फोर्स होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो दूसरी होती है वो होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और जो थर्ड होती है वो होती है एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, हमें तीनों पढ़नी है। तो पहले देखो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है। अब ये कहता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है, जो पिस्टन होता है ना वो मैकेनिकली कनेक्ट होता है स्पिंडल के साथ। ठीक है, तो जो पॉइंटर होगा ना, जब हम उस पॉइंटर को मूव करेंगे स्पिंडल के साथ, तो हमने कहा था ना स्पिंडल रोटेट करती है इसमें, तो जो इसमें स्पिंडल होता है ना डायल फॉर्म में होती है बेटा। तो जैसे हमारा पॉइंटर ऑसिलेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जैसे 0 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करता है, जो पिस्टन होता है उसके अंदर और जो सिलेंडर होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एयर पुश हो जाती है। तो जो एयर पुश होती है वो एयर उस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करती है। जैसे एयर उसे पिस्टन को ऊपरी तरफ पुश करती है, तो जो पॉइंटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। जो हमारा पिस्टन होता है वो मैकेनिकली, देखो क्या समझ में आएगा, एक मिनट। जैसे देखो बेटा क्या कह रहा है वो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होती है, देखो ये स्केलर था हमारा, ये पॉइंटर था हमारा, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर, और ये हमने एक पिस्टन ले लिया। तो कहता है इसके अंदर यहाँ पे एयर होती है। तो वो कह रहा है जैसे ही एयर ज़्यादा होगी तो क्या करती है, इस पिस्टन को फोर्स लगाएगी, यहाँ पे फोर्स लगाएगी इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाने के लिए। जैसे ऊपर की तरफ उठेगा ये स्पिंडल मूव करेगा, जैसे स्पिंडल मूव करेगा तो इसके कारण ये पॉइंटर यहाँ पे मूव कर जाता है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है अगर जो पॉइंटर ऑसिलेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पिस्टन मूव करता है कहाँ, दूर की तरफ। अगर वो एंटी में जा रहा है तो पिस्टन कहाँ जाएगा, दूर की तरफ, अवे जाएगा। पिस्टन कहाँ जाएगा, और अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो पिस्टन कहाँ आएगा, नियर, उसकी तरफ आएगा। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर आया वहां पे वो ज्यादा हो जाता है इंटरनल प्रेशर से, इसके कारण जो पिस्टन होता है वो धीरे धीरे डाउनलोड करना स्टार्ट करता है। ठीक है बेटा, जो सेकंड आती है हमारी, सेकंड आती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग। अब एडी करंट डैम्पिंग क्या होता है, देखो इसमें होता है हमारा, ये हमारी एडी करंट डैम्पिंग, दिस आर एडी करंट डैम्पिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दो पाइवेटेड लिए, ये तो हमने स्टैंड लिए। ठीक है, ये एक एल्यूमिनियम डिस्क यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये हमारा पॉइंटर है, ये हमारा स्केल है। तो इसमें हम लोग ना एक डैम्पिंग मैग्नेट यूज करते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म, एक सर्कुलर सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम सर्कुलर डिस्क होती है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं स्पिंडल के साथ। तो जो डिस्क होती है ना वो किस लिए होती है, इट इज टू मूव द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द परमानेंट मैग्नेट। जो यहाँ परमानेंट मैग्नेट है हमारी, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये दिस इज आर परमानेंट मैग्नेट। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, ये क्या करता है, इस डिस्क को मूव कराने में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमारी डिस्क ऑसिलेट करती है तो कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस बाय द डैम्पिंग मैग्नेट। अब क्या होगा, एक ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होता रहता है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होता है।
जैसे हमारा ईएमएफ वहां प्रोड्यूस होगा तो उस केस में क्या होता है बेटा, तो जब हमारा ईएमएफ वहां प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो जैसे ही ईएमएफ होगा तो फेराडे ने एक लॉ दिया था, क्या दिया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और माइनस साइन डिनोट करता था अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। तो वो कहता है फेराडे लॉ के हिसाब से यहाँ पे करंट फ्लो करता है छोटा सा, उसे हम लोग कहते हैं एडी करंट। तो जो एडी करंट जो डिस्क के अंदर बना, ये क्या करता है, ये अपने क्लोज पाथ बना लेता है जिसके अलोंग ये मूव करता है। तो जो करंट कैरिंग हुआ डिस्क के अंदर वो एक प्रोड्यूस कर रहा है एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग फोर्स की। तो जो डैम्पिंग फोर्स जो भी क्रिएट हुई, ये क्या करती है, हेल्प करती है इस डिस्क को, वो इस डिस्क के कारण इसको मूव करती है, इसके कारण ये स्पिंडल मूव होता है, और स्पिंडल के कारण बेटा हमारे यहाँ पे पॉइंटर मूव आउट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा, हैंड रेस करो, है किसी को डाउट? अच्छा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन तो सारे अलग टाइप के होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पी एम एम सी, पहले ही पढ़ रखा होगा हम लोगों ने, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल इंस्ट्रूमेंट। तो जो पहला क्वेश्चन आता है बेटा हर साल पेपर में, वो क्या आएगा, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड टॉर्क ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बेटा, ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है कि पीएमसी होता क्या है, ठीक है। तो पीएमएमसी होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जो आज के टाइम पे सबसे मोस्टली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। और मैंने बताया था पीएमएमसी खाली किसके लिए होता है, डीसी के लिए, खाली किसके लिए होता है, डीसी के। अच्छा, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखो, अब इसकी डायग्राम दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम फॉर्मर लेते हैं जो कि हम लोग सिलेंड्रिकल के साथ प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। जो दो परमानेंट मैग्नेट हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, इसके बीच में हम लोग ये बॉक्स लिया, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, ये एल्यूमिनियम फॉर्मर, ठीक है। और उसके बीच में हमारा क्या होता है बेटा, कोर, द इनर मोस्ट पार्ट। तो जैसे जो हमारी कोयल होती है उसको हम लोग बाउंड करते हैं एल्यूमिनियम फॉर्मर के साथ। जो हमारी कोयल थी उसको हमने एल्यूमिनियम फॉर्मर में बाउंड कर दिया, ठीक है, और उसको स्पिंडल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्पिंडल था ना, इसके साथ, और यहाँ से इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, जो हमारे स्पिंडल थे उसको जेवल बेयरिंग दी, ये क्या हो गया हमारी जेवल बेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जेवल बेयरिंग देने के बाद, जेवल बेयरिंग का सिंपल मतलब बेटा अटैच करना है पाइवट के साथ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारे टू स्प्रिंग्स लिए, T1 और T2। हमने हमारे टू स्प्रिंग्स लिए, ये पहला स्प्रिंग है हमारा T1, ये दूसरा स्प्रिंग है हमारा T2, ठीक है। हमने T1 और T2 दो स्प्रिंग लिए। जब हमने दो स्प्रिंग लिए T1 और T2, तो क्या हुआ, दोनों स्प्रिंग को हमने अटैच किया, एक को ऊपर वाले स्पिंडल के साथ, एक को नीचे वाले स्पिंडल के साथ, दोनों को हमने अटैच कर दिया। जो टर्मिनल हुआ हमारा मूविंग कॉइल, उसको हमने कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग के साथ। तो जो करंट फ्लो हुआ स्प्रिंग आई के साथ, वो मूव करने लगता है स्प्रिंग 2 के साथ, ठीक है बेटा। इसमें कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, इसमें यूज होती है एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। और कंट्रोलिंग कौन सी होती है, स्प्रिंग कंट्रोल। अब देखो इसमें होता क्या है, ये कहता है इसकी ऑपरेशन कैसे करता है, काम कैसे करता है। अब इस डायग्राम को देखना, काम कैसे करते हैं। ये कह रहा है जैसे ही हमने क्या किया, डीसी सप्लाई ली, जैसे हम लोग डीसी सप्लाई देंगे मूविंग कॉइल को, ये हमारी मूविंग कॉइल थी ना, ये क्या हमारी मूविंग कॉइल, जैसे हम इसको सप्लाई देंगे, हमने इसको डीसी सप्लाई दी, जैसे वो सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, जो डीसी करंट होता है ना, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वहां पे वो क्या करेगी, एक फोर्स को क्रिएट करेगी बेटा। तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो एक टॉर्क प्रोड्यूस क्रिएट करती है, ठीक है। करंट फ्लो हुआ, करंट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, फोर्स क्रिएट वहां पे कर दी। तो वहां पे हमारी क्या हुई, फोर्स क्रिएट हुई। तो जो फोर्स क्रिएट हुई, अब ये फोर्स क्या कर, इस फोर्स ने इस फॉर्मर को रोटेट करना स्टार्ट किया। फॉर्मर मतलब एल्यूमिनियम फॉर्मर, इस एल्यूमिनियम फॉर्मर को उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही एल्यूमिनियम फॉर्मर उसको रोटेट करना स्टार्ट करता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा पॉइंटल होता है,
और पॉइंटर उस फॉर्मर से अटैच होता है, तो जैसे ही फॉर्मर रोटेट करता है तो पॉइंटर भी धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करता है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स होती है। रिवर्स कैसे होती है, देखो ये ऊपर से नीचे जा रहा था ना बेटा, अब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था, पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। तो जैसी पोलैरिटी हमारी जो रिवर्स होती है ना, तो उस केस में क्या होगा, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो मैकेनिकल स्टॉपर है यहाँ पे, वो डिफ्लेक्शन को अपोज करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। तो इसके कारण क्या होता है, जो पोलैरिटी होती है वो मेंटेन रहती है, किसमें, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, दूसरी चीज, हम इसको खाली डीसी के लिए यूज करते हैं, एसी के लिए यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि अगर एसी सप्लाई देंगे तो जो रिवर्स टॉर्क है वो इसमें प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी यूज इट ओनली इन डीसी, क्योंकि एसी अगर यूज करेंगे तो उसमें रिवर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और इसके लिए हम इसे एसी में यूज नहीं करते। ठीक है बेटा। अब इसके फायदे देखो, इसका एडवांटेज क्या है। एक तो इसकी टॉर्क बहुत हाई होती है, पावर कंजप्शन बहुत कम होती है, स्केल हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसको हम इजीली रीडेबल होता है। ठीक है, डैम्पिंग बहुत काम की है यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग फील्ड स्ट्रॉन्ग बनती है, और जो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है पीएमसी का, कि इसकी जो रेंज होती है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज, कॉस्ट बहुत हाई होती है, ओनली डीसी के लिए यूज करते हैं, एरर जो होता है इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, और फ्रिक्शन और टेम्परेचर एरर हमेशा इसमें रहती हैं। ठीक है बेटा, ये था इसका कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल और वर्किंग। नेक्स्ट एक चीज और देखनी है हमें, कभी कभी हमसे पूछता है कि इसमें टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो देखो, हमें पता है टीडी क्या होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बता दिया था। टीसी क्या होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क। थीटा जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। बी क्या होगी, जो हमने कॉइल बनाई थी ना यहाँ पे, उस कॉइल की हमने विड्थ को मान लिया P। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, एल को मान लिया हाइट ऑफ द लेंथ कोई, ये थी ना कोई, इसकी हाइट को हमने मान लिया एल, इसकी विड्थ को हमने मान लिया था बी। ठीक है, एन हो गए नंबर ऑफ टर्न्स कितने, आई करंट, बी फ्लक्स डेंसिटी, ए एरिया ऑफ द। तो हमें पता है फोर्स जो होती थी वो क्या होती थी, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये पता है हमें, फोर्स प्रोड्यूस जो होती है मूविंग कॉइल में। तो हमें पता है फोर्स कितने होगी, एंगल कितने का बनाएंगे बेटा यहाँ पे 90 डिग्री, साइन 91। तो एफ क्या हो गया, एन बी आई एल। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न, तो इनटू में एन करके टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, इनटू में निकल गई टोटल फोर्स। अब हमें पता है टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज द फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू निकल गई फर्स्ट इक्वेशन में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस कितना में आया, तो फोर्स, दिस इज आर फोर्स, और इनटू में दिस इज आर डिस्टेंस। तो क्या बन गया, बी आई एन। यहाँ से क्या पता लगा, टी डी इज इक्वल टू बी एन आई। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया, एन इज नंबर ऑफ करंट, आई इज करंट। तो टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बेटा, अभी तक जितना पढ़ाया आज, उसमें क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो क्वेश्चन आएगा PMMC। ठीक है, व्हाट इज PMMC, इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और टॉर्क। या फिर कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ PMMC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, अब बताओ किसी को डाउट है कोई, सबको समझ में आया आज का टॉपिक, किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। मान्य बेटा, सबको समझ में आया बेटा, किसी को डाउट है तो पूछो इस टॉपिक में। नोट्स में शेयर कर दूंगा इसके भी, एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू हो जाना, और कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है किसी को,
कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नोट्स में इसके शेयर कर दूंगा, एक बार गो थ्रू हो जाना, फिर भी ना समझ में आए तो पूछो। क्या कह रहे बेटा? नहीं, ये टॉपिक खत्म हो गया, मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, पढ़ लेना पीएमसी का और बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ।